हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में स्वामी केशवानंद संस्थान की तरफ से आपका स्वागत है। कोरोना पीरियड में आप लोगों को भी काफ़ी समस्या हुई होगी, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम से ही सब कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही आपको वीडियो में दे दिया था, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसके अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और कौन सी बुक्स हमें, किस पब्लिकेशन की बुक्स हमें फॉलो करनी है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है, और आपको किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, कितनी कितनी यूनिट्स करनी है, कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी लगती है, कितने कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं, इस सब के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी गई है। आज से हमारी बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमारी बुक है, जिसके बारे में बहुत कुछ आपने 12th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। 12th क्लास में आपने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा है, चुंबकत्व पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ा है। तो ये और धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो सारे पार्ट विद्युत चुंबकत्व के पार्ट ही होते हैं, जो कि चार्ज के अलग अलग व्यवहार पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई चार्ज होता है, यदि वो स्थिर है तो हम कहते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है। उसके व्यवहार को, उसकी घटनाओं को, उसके कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, वो सब स्थिर वैद्युतिकी के अंदर डिस्कस होते हैं। अगर कोई चार्ज गतिशील अवस्था में है तो वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। अगर कोई चार्ज गतिशील अवस्था में तो है ही है, लेकिन वो किसी कुंडली के अंदर फ्लो हो रहा है, तो हम उसको चुंबकीय प्रभाव के अंदर डिस्कस करते हैं। और यदि कोई चार्ज गति तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अंदर एक त्वरण भी है, मतलब वो समान गति से गति नहीं कर रहा है, उसका जो वेग है चार्ज का, वो बार बार चेंज भी हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके अंदर ये सारे पार्ट फिजिक्स के आ जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें विद्युत चुंबकत्व के अंदर आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर और थोड़ा सा डेप्थ में ले जाकर बीएससी के अंदर कोई भी कंसेप्ट जो है उसको उसकी पूरी डेप्थ में लेकर जाते हैं। एक्चुअल में उसका यूज क्या है, जो कंसेप्ट है एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, उसके प्रायोगिक मान किस तरीके से प्राप्त होते हैं, उसके सैद्धांतिक मान किस तरीके से प्राप्त होते हैं, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस किस तरीके से होता है। तो हर चीज के बारे में बीएससी में डिस्कस किया जाता है, और इसको आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बेझिझक होकर, तसल्ली से पढ़ना, तो आपको सब कुछ समझ आएगा और आपका इसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, रटने पे ध्यान ना देके आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर ध्यान देना है, तभी आपको नॉलेज गेन हो पाएगा। आपको अपना उद्देश्य ये नहीं बनाना है कि हमको सिर्फ पेपर पास करना है। पेपर तो लास्ट टाइम पे 5 दिन के अंदर भी पास किया जा सकता है। पेपर पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेन जो बात है वो ये है कि नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करोगे तो आप हायर स्टडीज में भी जाओगे, एमएससी करोगे, आप में से कुछ पीएचडी भी करोगे उसके बाद, ठीक है, तो आप रिसर्च में भी जा सकते हो उसके बाद में। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। यदि आपका इंटरेस्ट इसमें बनने लग गया, एक बार आप इसमें थोड़ा सा मेहनत स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको फिर फिजिक्स को पढ़ने में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं
अदिश एवं सदिश क्षेत्र। सबसे पहले तो क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। क्षेत्र वह आकाश जिसमें एक भौतिक राशि को व्यक्त कर, कोई जैसे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको आकाश के अंदर, आकाश में उसकी दिशाओं और उसके काल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। किसी भी भौतिक राशि को आकाश में व्यक्त करने के लिए उसकी दिशा और उसके काल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। वह आकाश जिसमें एक भौतिक राशि को व्यक्त कर आकाश के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर, आकाश के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हो, उसे क्षेत्र कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझे हम। जैसे गुरुत्वीय बल का प्रभाव यदि हम डिस्कस करते हैं, गुरुत्वीय बल क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है, जी लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने डिस्कस किया है। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, जैसे ही हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से नीचे की तरफ जाती है। गुरुत्वीय बल किसके कारण लगता है, पृथ्वी के कारण लगता है, ठीक है, पढ़ा है आपने। गुरुत्वीय बल इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्कस किया हुआ है ये पहले से ही 11th क्लास के अंदर। तो किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण नीचे जाती है, पृथ्वी की तरफ जाती है। तो यदि कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है, यदि कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जिस पथ में वो गति कर रही है, जिस पथ में वो गति करते हुए आ रही है, उस पथ के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, उस पथ के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों की स्थिति के आधार पर उस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसकी प्रत्येक बिंदु की स्थिति के आधार पर उस बिंदु के, उस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जो वो पाथ होता है उसका, उस वस्तु का जिस रास्ते से वो नीचे आती है, तो इस आकाश के अंदर वो सारे बिंदु, जहां तक कि हम इसके प्रभाव का अध्ययन कर सकें, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बिंदु होंगे जहां पर हम किसी वस्तु को यदि छोड़ते हैं तो उस पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव अध्ययन किया जा सकता है। तो उस पूरे सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है, सारे बिंदु जहां जहां होंगे वो उस पाथ में, तो उन सारे बिंदुओं को जहां पर कि अध्ययन किया जा सकता है, तो उस आकाश को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उस आकाश को गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जो क्षेत्र होगा उसको गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र का यह उदाहरण हो गया, गुरुत्वीय बल को लेकर हमने डिस्कस किया। तो आकाश का जो भी हिस्सा होता है, जहां पर भी उस बल के कारण उस वस्तु पर जो प्रभाव अध्ययन होता है, तो वो जो पूरा आकाश का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। अब हमारे पास में राशियों के बारे में डिस्कस किया होगा आपने। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक राशि होती है अदिश राशि, दूसरी राशियां होती है सदिश राशि। अदिश राशियों के कारण जो क्षेत्र क्रिएट होगा, जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो होगा अदिश क्षेत्र। और सदिश राशियों के कारण जो क्षेत्र पैदा होता है, जो क्षेत्र अध्ययन किया जाता है सदिश राशियों के कारण, वो होता है सदिश क्षेत्र। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सदिश क्षेत्र सदिश राशियों से संबद्ध होता है और अदिश क्षेत्र अदिश राशियों से संबद्ध होता है। क्लियर है आपको? अब सबसे पहले इसमें अदिश क्षेत्र के बारे में डिस्कस करें। अदिश क्षेत्र क्या होता है? वह आकाश जिसमें निरूपित की गई, वह आकाश जिसके अंदर निरूपित की गई किसी अदिश भौतिक राशि का मान, जिसमें निरूपित की गई किसी अदिश भौतिक राशि का मान आकाश के प्रत्येक बिंदु पर,
आकाश के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु के निर्देशांकों का फलन हो, उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आकाश में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हैं। कहीं पर जैसे कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसके निर्देशांक हो गए x, y, z। आयताकार पद्धति पढ़ रखी है निर्देशांकों की, रेक्टेंगुलर सिस्टम, x, y और z। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। पढ़ा हुआ है। यदि किसी बिंदु का, यदि हम 3 डायमेंशन के अंदर किसी बिंदु को शो करते हैं तो उसके निर्देशांक बताने होंगे हमको x, y और z। निर्देशांक कैसे बताते हैं? मतलब ये x एक्सिस में कितना आगे तक गया हुआ है, y एक्सिस में कहां तक गया हुआ है और z एक्सिस में ये कहां पर है। तो इस आधार पर हम किसी बिंदु को शो करते हैं आकाश के अंदर, हवा के अंदर। समझ रहे हो? यदि हमने किसी बिंदु को ले लिया जिसके निर्देशांक x, y, z हो तथा उसमें निरूपित की गई राशि फाई हो, यह राशि कुछ भी हो सकती है, गुरुत्वीय विभव हो सकती है, विद्युत विभव हो सकती है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, घनत्व हो सकता है। यदि वो राशि इनमें से कोई हो, जैसे एग्जाम्पल लिख रखे हमने अदिश क्षेत्र के लिए, अदिश राशियों के, तो जो वो राशि होगी, अदिश जो राशि होगी, उसको उस बिंदु के फलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जो राशि है फाई, फाई इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं फाई, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। पढ़ रखा है ना आपने, जैसे फलन पढ़ रखा है, एफ एक्स फलन होता है, तो एफ एक्स को जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो राशि है ये x का फलन है, इसके अंदर x पैरामीटर है जो वेरिएबल है। इसी तरीके से ये राशि भी एक्स वाई जेड के फलन के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हो। तो उस प्रकार के तो उस आकाश को अदिश क्षेत्र कहा जाता है। वह आकाश जिसमें निरूपित की गई किसी अदिश भौतिक राशि का मान, वह आकाश जिसमें निरूपित की गई किसी अदिश भौतिक राशि का मान आकाश के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु के निर्देशांकों का फलन हो। आकाश के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु के निर्देशांकों का फलन हो, उसे अदिश क्षेत्र कहा जाता है। उस आकाश को अदिश क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कंडीशन फुलफिल यदि हो रही है तो हम समझेंगे कि अदिश क्षेत्र की बात चल रही है, और ये कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो रही है तो हम समझेंगे अदिश क्षेत्र की बात ना चलकर कोई और क्षेत्र है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जो गुरुत्वीय विभव होता है, विद्युत विभव होता है, ताप, दाब, घनत्व, ये सब अदिश राशियों के और अदिश क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो ये आप यहां पर नोट कर लीजिए, और धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, आप करते रहिए। हाँ तो बच्चों, अदिश क्षेत्र का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसके अंदर गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव, ताप, दाब, घनत्व इत्यादि अदिश क्षेत्र कहलाते हैं। अब अदिश क्षेत्र का निरूपण किस तरीके से करते हैं, अदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। यदि इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो अदिश क्षेत्र फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, ये हमारा यही फॉर्मेट है, जिसके अनुसार स्थिति के निर्देशांकों का यह एक फलन होता है। जो बिंदु होता है उसकी स्थिति, उसके निर्देशांक जो हैं उनका वो फलन होता है। अब यदि इसका ज्योमेट्री के रूप में, ज्योमेट्री फॉर्म में यदि हम इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ज्यामितीय रूप में यदि अदिश क्षेत्र को व्यक्त करना चाहें, तो अदिश क्षेत्र को बंद पृष्ठों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपको याद रखनी है बात कि अदिश क्षेत्र को बंद पृष्ठों द्वारा व्यक्त किया जाता है। बंद पृष्ठों के कारण क्यों किया जाता है वो आप समझ लीजिए। जैसे विद्युत विभव की बात करते हैं हम,
हमको पता है विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, अदिश क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो विद्युत विभव किसके कारण होता है? 12th क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर ये पढ़ा हुआ है हमने। जो विद्युत विभव होता है वो किसी आवेश के कारण होता है, किसी चार्ज के कारण होता है। तो यदि कोई आवेश आकाश में कहीं पर स्थित है तो उस आवेश के चारों तरफ प्रेक्षण बिंदु की स्थिति के आधार पर, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति के आधार पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो अलग अलग होता है। जहां पर हमको चेक करना है विद्युत विभव का मान, वहीं पर उसके आधार पर ही होगा। अगर हमको यहाँ चेक करना है, जैसे ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q, अगर हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्ज विद्युत विभव का मान प्राप्त करना है तो अलग होगा, इस पर प्राप्त करना है तो अलग होगा, इस पर प्राप्त करना है तो अलग होगा। तो मतलब जो ये विद्युत विभव है वो इस बिंदु की स्थिति पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है? और जब अगर ये बिंदु की स्थिति पर निर्भर कर रहा है तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो विद्युत विभव है, जो अदिश क्षेत्र है, वो अदिश राशि जो है वो उस बिंदु की स्थिति मतलब XYZ पर निर्भर कर रहा है। स्थिति को हम किससे शो करते हैं? XYZ से। स्थिति निर्देशांक पढ़े हुए हैं अपने वेक्टर्स के अंदर। तो हम कहेंगे कि जो ये विद्युत विभव होगा यह एक अदिश क्षेत्र को व्यक्त करेगा, यह एक अदिश क्षेत्र को व्यक्त करेगा। और अदिश क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम उस चार्ज के चारों तरफ इस टाइप से एक बंद पृष्ठ तैयार कर देते हैं, और इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ऐसे कोई दूसरा चार्ज है, उसके चारों तरफ हम विद्युत विभव की कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी इस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान आता है। तो हम कहेंगे कि जो ये पृष्ठ बन रहा है, इस पृष्ठ का जो ये बिंदु पथ है, इन बिंदुओं का जो ये बिंदु पथ तैयार होता है, यह एक समविभव पृष्ठ होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। तो वो बिंदु जिन पर की किसी आवेश के कारण जो विद्युत विभव लग रहा है उसका मान यदि समान हो तो उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर, उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ मिलाने पर जो पृष्ठ तैयार होता है उसको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। और उसी पृष्ठ को हम बोलते हैं अदिश क्षेत्र। उसी पृष्ठ को बोलते हैं हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये हो गया एक S1 पृष्ठ, एक S2 पृष्ठ हो गया, तो ये दोनों क्षेत्र हमारे कौन से क्षेत्र हो गए? अदिश क्षेत्र हो गए हैं। एक φ1 और एक φ2। एक ये φ1 राशि के लिए है, एक ये φ2 राशि के लिए है। अब विद्युत विभव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। एक ही आवेश के लिए समविभव पृष्ठ अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि हम इसकी डिस्टेंस r2 लेते हैं तो हमारे पास एक सर्किल तैयार हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ विभव का मान बराबर होगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? KQ/R पर डिपेंड करता है। KQ/R इसका फॉर्मूला होता है विभव का। तो KQ/R, यदि R सेम है, चार्ज भी सेम है और K कांस्टेंट है ही, तो इस R सेम की कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो यह एक समविभव पृष्ठ हो गया। यदि इस R की डिस्टेंस को यदि चेंज कर दिया जाए, R2 के बजाय इसको हम R1 ले लेते हैं, तो एक दूसरा वृत्त तैयार हो गया। यह भी एक समविभव पृष्ठ होगा। इस प्रकार हम इसके पृष्ठों को इस प्रकार शो कर सकते हैं। अब इसी के साथ में एक सरल का एक उपकरण है। सरल के उपकरण के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी तांबे की किसी छड़ को लेते हैं और उसका चालकता गुणांक यदि हमें प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं? तांबे की जैसे छड़ ले रखी है, तो इसका चालकता गुणांक जब हम निकालते हैं तो यह इसका एक कॉर्नर उच्च ताप पर रखा जाता है, एक कॉर्नर निम्न ताप पर रखा जाता है।
हम देखते हैं जब उच्च ताप है, यह कोशिश क्या करता है, इधर की तरफ तापीय पतन होने लगता है, धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टेडी स्टेट में, स्थिर अवस्था के ताप में, मतलब कि कांस्टेंट ताप की ओर बढ़ती है ये क्षण। इधर से ये ताप कम होने लगेगा, इधर धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। तो यदि हम इसके ऊपर लंब परिच्छेद खींचें, लंब परिच्छेद की दो सतह यदि हम इसमें इस तरीके से कट करें, तो हम देखेंगे कि इस सतह पर जो कि हमने परिच्छेद की है, जो सतह हमने लंब परिच्छेद के द्वारा प्राप्त की है, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान समान प्राप्त होगा, ताप का मान समान प्राप्त होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ताप भी एक अदिश राशि है, और जिसके कारण जो क्षेत्र क्रिएट होगा इस पृष्ठ के ऊपर, वो उसका अदिश क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये सरल के उपकरण के आधार पर भी अदिश क्षेत्रों का निरूपण किया जा सकता है, और विद्युत विभव का ये एग्जाम्पल लेकर भी हमने अदिश क्षेत्र को समझने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और इसके बाद में जो क्षेत्र होगा, अब इसमें एक चीज और है, अदिश क्षेत्र एकलमानी होते हैं। एकलमानी क्यों होते हैं? जैसा कि हमने पृष्ठ S1 और S2 बनाया, तो हम कह रहे हैं कि जो ये बिंदुओं का बिंदुपथ तैयार किया है, ये उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिन पर कि विद्युत विभव का मान समान आ रहा है। तो इस बिंदुओं का जो बिंदुपथ तैयार हो गया, इस पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सेम आएगा, मतलब एकल मान आएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि जो अदिश क्षेत्र होता है वो एकलमानी होते हैं। क्लियर है आपको ये बात? तो अदिश क्षेत्र के बारे में हमने आज काफी कुछ पढ़ लिया है। कल हम जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर सदिश क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको साथ साथ करते हुए चलिए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो ये बेसिक चीजें हैं ये हमें काम आएंगी, और आपको ये सारी चीजें अच्छे से लर्न होना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं अपने एंड से जो बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है। ठीक है।